हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस जैसा कि आपको बताइए, हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है टॉप 100 टॉप 200 की। उसमें हम आपको लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ये कवर करवा रहे हैं। आज भी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करवाने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के रहेंगे। एक तरह से ये आपका प्रैक्टिस सेट वीडियो रहेगा, जिससे आपको आइडिया भी लगेगा कि कितनी तैयारी आपकी है, कितनी नहीं है। तो यहाँ से लगातार प्रश्न आपके बन रहे हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को सारा अच्छे से देख कर आप जाइएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दें। हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है आपके लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज 500 से अधिक टेस्ट है इसमें। और गाइज हमने करीबन 250 से ज़्यादा PDF नोट्स वगैरह और भी इसमें डाल दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर से एक बार फिर चेकआउट करिएगा। डेमो एप्लीकेशन पर ही डला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आप चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, यहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको पेड कोर्स में मिल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार एटलीस्ट जाकर जरूर से चेकआउट करेगा, क्योंकि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में इतना ज़्यादा डेटा आपको दिया जा रहा है। तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के पहले प्रश्न से। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, क्लियर है? तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य जो भूमि के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है ये कितनी है, ये आपसे पूछिए। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई आपको बताना है कितनी है। तो ये जो कुल लंबाई है ये है करीबन 7516.6 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछे जा चुका है आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने यहाँ पर डाला है। टेलीग्राम को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इन वीडियोस की PDF के लिए आपको टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं इनका नाम है श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा इनका नाम है, कृष्ण सिन्हा आप ऐसा बोल सकते हैं। ये बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, है ना? बिहार केसरी इनको कहा जाता है। इसके अलावा बाबू के नाम से भी इनको जाना जाता है, श्री बाबू आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना? श्री बाबू इनके नाम से भी जाना जाता है इनको, और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम है कृष्ण सिन्हा, है ना? और 1946 करीबन 1946 से 1961 तक ये जो है बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर या जो CM है ये बेसिकली रहे थे, इसलिए इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो उपबंध है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है भारतीय संविधान की जो कि कनाडा से इंस्पायर्ड है ना, या कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये जो विशेषता है ये है उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायी क्षेत्राधिकार। ये जो विशेषता है ये कनाडा के संविधान से इंस्पायर्ड है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ली गई है, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और इसके अलावा देखिए एक आयरलैंड वाला जो है, आयरलैंड संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, ये वाला आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। DPSP से क्वेश्चन आपका बनता है, DPSP, है ना, आयरलैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है एज इट इज़। आपको संविधान का जो भी स्रोत है, जो जहाँ से लिया गया है, वो सारी चीज़ें अच्छे से देख कर जाना है, क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गाँव है, मोडेरा इसका नाम है, ये किस राज्य में स्थित है? मोडेरा नाम से ही क्लियर है, और आपने कई बार पढ़ा सुना होगा, ये गुजरात में आपका देखने को मिलता है। तो गुजरात हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित ये गाँव है जिसका नाम है मोडेरा। और ये जो मोडेरा गाँव है ये पहले भी चर्चित रहा है ना? पहले कब? इतिहास में। इतिहास की अगर अपन बात करें तो चालुक्य जो था, चालुक्य युग, इसमें सूर्य मंदिर के लिए स्पेशली ये प्रसिद्ध था। सूर्य मंदिर के लिए स्पेशली ये जो है, सूर्य मंदिर के लिए स्पेशली ये प्रसिद्ध था, फेमस था मोडेरा गांव, जो कि गुजरात में आता है।
तो चालुक्य युग में यहाँ पर सूर्य मंदिर हुआ करता था, इसके लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो गुजरती है कर्क रेखा, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे तो 8 जो राज्य यहाँ से ये निकलती है। इन 8 राज्यों में कौन कौन से हैं आप एक नज़र देख लीजिएगा सीधे सीधे। सबसे पहले नंबर पर अगर अपन बात करें तो गुजरात से ही चलते हैं, स्टार्ट होते हैं गुजरात से, तो गुजरात आता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है आरजे। तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें तो तीसरे नंबर पर एमपी आ जाएगा। चौथे नंबर पर आपका आता है सीजी, है ना, छत्तीसगढ़। पाँचवें नंबर पर यहाँ पर जो स्टेट आता है इसका नाम है झारखंड। इसके अलावा छठवें नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल WB, है ना। सातवें नंबर पर त्रिपुरा आता है और 8वें नंबर पर आता है मिजोरम, है ना, मिजोरम। तो ये जो 8 स्टेट है यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन 8 के स्पेशली जिले भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में जिले भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो उससे पहले बता दें ये हमारी SSC GD वाली है जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल आपको बता चुके हैं। 79 रुपीज़ की है, ओनली सिर्फ 79। और आप सभी के लिए जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए सिर्फ 79 रुपीज़ में ये दी जा रही है। इसमें 500 से अधिक टेस्ट वगैरह, इसके अलावा और आपको PDF नोट्स 250 से अधिक हमने नोट्स, स्टडी मटेरियल, PDF वगैरह अपडेट कर दी। ई बुक्स भी यहाँ पर मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, यहाँ तक अनलिमिटेड चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो आप एक बार जाकर विजिट जरूर से करिएगा और चेकआउट करिएगा। पेड कोर्स में SSC GD की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट आप जरूर से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही गाइज ये हमारी RPF कांस्टेबल की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये भी आपको सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में मिल जाएगी। इसमें भी आपको 500 से अधिक टेस्ट है, 200-250 के लगभग PDF भी हमने अपडेट कर दी है, PDF स्टडी नोट्स मटेरियल वगैरह सारी की सारी चीज़ें, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है सारा का सारा मटेरियल। तो आप एक बार जाकर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने NTPC के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर, ये भी आपको मिल जाएगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है, सारी की सारी चीज़ें, 500 से अधिक टेस्ट है इसमें भी, तो आप एक बार विजिट जरूर से करिएगा। और ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है। जीव विज्ञान बायोलॉजी स्पेशल ई बुक है, इसमें ऑल बायोलॉजी आपको कवर करवाया गया है इस ई बुक में। तो ई बुक वाला जो सेक्शन है एप्लीकेशन में, उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर ये आपको मिल जाएगी। और एक और हमारी ई बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है, एक और ई बुक हमारी जो है जल्द लॉन्च होने वाली है, जो कि आपके 2023-24 के लेटेस्ट क्वेश्चंस की ई बुक रहेगी, जिसमें SSC के द्वारा TCS के जो नए क्वेश्चन है नए पैटर्न के, करीबन उस ई बुक में हमने 2000 के समथिंग क्वेश्चंस कवर करवाए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न वाले हैं। तो उसको आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, हम जल्द ही लॉन्च करने वाले, जैसे ही लॉन्च करेंगे तुरंत से आपको अपडेट कर देंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, वर्ली जो चित्रकला है ये भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो भारत के किस राज्य से रिलेटेड है वर्ली चित्रकला, इसका नाम है। और अभी हाल ही में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी, अभी हाल ही में आपकी जो MTS की एग्ज़ाम हुई थी, MTS की, तो इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन आपका बना था। इसके अलावा एक और एग्जाम में पूछा गया था, या तो CGL में बना होगा या CHSL वगैरह में बना होगा। 2 बार ये क्वेश्चन बैक टू बैक आपका 2024 में भी रिपीट हुआ है ना। एक तो वर्ली चित्रकला है और एक और कुछ नाम है, तो 2 चित्रकला से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। वर्ली चित्रकला जो है ये भारत के महाराष्ट्र से रिलेटेड है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ये महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला ये है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, याद आपको रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा जो भारतीय राज्य भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है ये जो भारतीय वित्तीय संस्थान है, इसका नाम बताना है। तो ये जो है जो संस्थान है वित्तीय संस्थान, इसका नाम है सेबी। सेबी इसका फुल फॉर्म, सेबी इसका नाम है और इसका फुल फॉर्म जो है ये हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये आपका रहेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप याद रखिएगा, है ना। सेबी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले का, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है ये जीता? 2022 में लगातार 6ठी बार जो जीता, ये किसने जीता? तो आपको पता ही है अभी तक इंदौर ही सबसे फर्स्ट पर रहा है जितनी भी बार हुआ है, तो इंदौर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए किस राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल जो लॉन्च किया है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? ये किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ये जो है फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और फुटबॉल फॉर ऑल जो कार्यक्रम है ये फीफा द्वारा आयोजित है ना, फीफा द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ पर? ओडिशा का जो कलिंगा स्टेडियम है इसमें। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, इनके साथ में साझेदारी में ये शुरू किया गया है बेसिकली फीफा के द्वारा। क्लियर है? करीब 200 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बेसिकली यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत बांटी गई है। और ये भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना। तो ये इस तरह की जो है पहली चीज़ें पहली बार फीफा के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है 2022 यूएस ओपन पुरुष एकल का, ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात का जो खेड़ा है यहाँ पर खेड़े जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था और किस वर्ष में किया था ये वर्ष आपको यहाँ पर बताना है। ये वर्ष है 1918 में। महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चेडविक, ई गोल्डस्टीन, नील्स बोर और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 4 अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। आपको क्लिक करना है कि आपका करेक्ट आंसर किसके साथ में जाएगा। तो जेम्स चेडविक आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। इन्होंने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चेडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज है इसके लिए जेम्स चेडविक ने जेम्स चेडविक ने है ना, न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चेडविक जो है इनको 1932 में इन्होंने जो खोज की थी, इसके लिए 1935 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ये इनको बेसिकली दिया गया था 1935 में 1935 में। अगला क्वेश्चन है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर की जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल ये कहाँ पर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलती है गुजरात में। गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो धीनोधर है, जो नाम है आपको यहाँ पर दे रखा है धीनोधर, ये एक पर्यटन है, पर्यटन स्थल है या फिर हिल स्टेशन एज आप बोल सकते हैं इसको, हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है ये आपका धीनोधर। गुजरात की कुछ अन्य भी पहाड़ियाँ हैं जैसे कि सबसे फेमस है यहाँ पर चोटीला, है ना, चोटीला आपकी है। इसके अलावा पावागढ़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पावागढ़ ये पहाड़ियाँ। इसके अलावा पल्लीताना इसका नाम है। इसके अलावा आपका गिरनार भी है, गिरनार आपको पता ही होगा, गिरनार काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये आप देख कर जरूर से जाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा वनस्पति जगत है जिनके पौधों को शैवाल कहा जाता है? तो ये जो वनस्पति जगत है इसका नाम है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा ये वनस्पति जगत है और इस जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। शैवाल इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर जो पुरस्कार है ये मिला था? तो ये फिल्म थी शेरशाह, इसका नाम है शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े बांधों के संबंध में इनमें से जो कथन सही है ये कौन सा है? बड़े बांधों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो कथन आपको सही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इनकी सामाजिक समस्याएं हैं। कथन पहले पढ़ लेते हैं, इनकी सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है ना। और इनकी पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। तो ये जो दोनों पॉइंट आपको दे रखे ये दोनों कहीं ना कहीं सही है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के जो उस्ताद हैं, सितार मास्ट्रो, इनके रूप में कैसे जाना जाता है? सितार के उस्ताद के रूप में भारत में जो जाने जाते हैं इनका नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है? इनमें से बताना है किन राज्यों तक ही कर्नाटक जो सीमित
संगीत है ये सीमित है। तो ये जो स्टेट है ये एक तो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये 4 स्टेट है जहाँ तक कर्नाटक जो संगीत है ये सीमित है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल है 155, माफ कीजिएगा 355। तो आर्टिकल 355 है ना, ये अनुच्छेद 355 कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना जो है केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइट के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो ये जो किया था इस कंपनी का नाम है विप्रो। ये जो कंपनी थी सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोपों में है ना, इसके तहत 300 कर्मचारियों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था। विप्रो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विप्रो की अगर अपन बात करें तो विप्रो लिमिटेड एक प्रमुख ये प्रौद्योगिकी सेवा और सलाहकारी कंपनी है ये विप्रो। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाए तो 29 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। मूनलाइट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मूनलाइट ये एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या फिर अन्य कई जो कार्य है ये करना इसको बोला जाता है। यानी कि एक नौकरी तो आप कर रहे हैं उसके साथ में दूसरी नौकरी करना, या फिर दूसरी नौकरी, एक नौकरी तो आप कर रहे हैं उसके साथ में कोई और कार्य करना, है ना, अन्य कार्य करना, इसको मूनलाइटिंग बोला जाता है। जैसे कि एक नौकरी आप कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप दूसरी नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, या फिर ये दूसरी नौकरी ना कर कोई कार्य कर रहे हैं अन्य कार्य, तो एक नौकरी और अन्य कार्य, या एक नौकरी या दूसरी नौकरी, तो 2 नौकरी कर रहे हैं साथ साथ, या एक नौकरी एक कार्य कर रहे हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? मूनलाइटिंग इसको बोला जाता है। तो यही चीज़ें पाई थी विप्रो ने, है ना। सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोपों के तहत 300 कर्मचारियों के तहत ये जो है आरोप लगे थे, ये एक साथ 2 जगह काम करने का, तो इन कर्मचारियों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था विप्रो ने। ये है मूनलाइटिंग, थोड़ा सा याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ये जो बनाया था ये बनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस जो मॉडल है ये इस पर बेस्ड थी पूरी की पूरी? तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी या मॉडल पर आधारित थी, बात एक ही है। घुमा फिराकर कुछ भी आपको कंफ्यूज किया जाए आपका कंसेप्ट वही रहेगा। और ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका नाम है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस मॉडल जो है इस पर बेस्ट थी पूरी की पूरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग जो है इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, है ना, रिप्लेस किया गया? तो ये किया गया था सन 2015 में। सन 2015 आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारी एप्लीकेशन पर। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं या फिर कोई ई बुक वगैरह परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा खासा स्पेशल ऑफर है। सिर्फ नाममात्र के शुल्क पर आप जो है काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज और काफ़ी अच्छी ई बुक्स वगैरह परचेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खाता वहाँ खाता है जिसका रख रखाव जो है एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो इस लेन देन को या ये जो खाता है इसको क्या कहा जाता है? ये जो खाता है इसको बोला जाता है नेस्ट्रो या नोस्ट्रो, इसको बोल सकते हैं NOSTRO, है ना, नोस्ट्रो। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? तो ये भारतीय संसद में जो पेश किया गया प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, ये पेश किया गया था सन 2010 में। फर्स्ट ऑप्शन सन 2010 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये जो राज्य है इसका नाम बिहार है। बिहार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है ये बिहार में देखने को आपको मिलता है। और भारत में 3 सोने की खानें हैं, आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा।
रिकोल, एक कोलार है आपकी, और कोलार और हट्टी है ना, कोलार और हट्टी। इसके अलावा गोल्डफील्ड है आपकी, कोलार गोल्डफील्ड, जो KGF मूवी बनी है, KGF है ना, KGF मूवी जो बनी है वो वाली, ये जो कर्नाटक में है। और रामगिरी जो गोल्डफील्ड है ये आंध्र प्रदेश में है। तो बेसिकली 3 खदानें हैं आपकी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी आपको रखना है। एक तो कोलार और हड्डी जो गोल्डफील्ड है ना, ये आपकी हो जाएगी कर्नाटक, और रामगिरी जो गोल्डफील्ड है ये हो जाएगी दूसरी, और तीसरी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। तो ये जो गोल्डफील्ड है ये ही 3 आपकी भारत में सोने की खान है। तो सोने के अयस्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ये कौन है? तो सोने के अयस्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है 2021 की स्थिति के अनुसार यहाँ पर डेटा दे रखा है कि सबसे बड़ा भंडार जो है बिहार का है। तो बिहार पहले नंबर पर हो जाएगा सोने में, सोने के इसमें, सोने के उत्पादन में, है ना। सोने के अयस्क का उत्पादक का सबसे बड़ा जो राज्य है बिहार है। यहाँ पर करीबन 44% जो गोल्ड है इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। इसके बाद में आता है राजस्थान का नंबर, है ना, RJ राजस्थान का नंबर 25% के समथिंग। उसके बाद में आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक में करीबन 21% के समथिंग मिलता है। फिर आता है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर करीबन 3%, और झारखंड यहाँ पर करीबन 2% के समथिंग गोल्ड का जो है उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा डेटा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था? और इन स्वतंत्रता जो सेनानी हैं इनका नाम क्या था ये बताना है आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। इनको भारत का भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे ये, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल जो शांति पुरस्कार है ये किसे मिला था? तो ये जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था ये नेल्सन मंडेला को मिला था। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए दिया गया था इनको स्पेशली, तो आपको याद रखना है नेल्सन मंडेला फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो इनका नाम बताना है, और इनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बाकी पहली वाला जो वर्ड है जहाँ पर भी लग जाता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ का स्टेटिक का क्वेश्चन अब बन चुका है, क्लियर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो कमला हैरिस ने बनाया। कमला हैरिस करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक है ये किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज ये स्पेशल सेल अभी चल रही है एप्लीकेशन पर, हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP का वास्तुकार था? इनका नाम बताना है आपको, और इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा C ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इनका नाम है सेम मानेकशा। याद रखिएगा 1971 में 1971 में का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था इसके दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे ये। तो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे सेम मानेकशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है ये सौंपा गया था? तो इस पोत का नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत हमारा B ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है ये INS विक्रांत। बात करें INS अरिहंत की, तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है ये INS अरिहंत। इसके अलावा INS शिवाजी की बात करें, ये INS शिवाजी, तो ये लोनावला जो महाराष्ट्र है इसमें भारतीय नौसेना स्टेशन है। और INS जो विक्रमादित्य है ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक और युद्धपोत है। तो ये चारों आपको एक से बढ़ के एक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? NCRB नाम आपने सुना होगा, NCRB। और अभी हाल ही में आपको बताइए, ये जो अभी मैटर चल रहा है दिल्ली वाला, है ना, दिल्ली वाला जो अरविंद केजरीवाल वाला, उनके केस से रिलेटेड अगर आपने कोई वीडियोस देखा होगा, स्टेटमेंट देखा होगा, तो NCRB का उनके केस में काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जाता है।
है ना। तो आप याद रखिएगा एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है, उसी से आप याद रख सकते हैं इसका फुल फॉर्म। अगर आपको याद भी नहीं होगा तो उनके ऊपर जो केस लगा था ये शराब घोटाले वाला लगा था, यानी करप्शन वाला, है ना। अपराध किया था किस चीज़ का उन्होंने, इस टाइप से वहाँ पर जो है चीज़ें चल रही थी। तो इसी से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं एनसीआरबी। इसका जो फुल फॉर्म है एनसीआरबी का, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना। एनसीआरबी हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम का जो क्रियान्वयन है करने वाली संस्था का नाम बताइए क्या है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था का नाम है, ये नाम है इसका NHA। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितनी डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो ये जो होता है ये होता है 10 डिग्री जो चैनल है इसके द्वारा अलग ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या आपसे पूछी गई है कितनी है, तो ये है आपकी 6371 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें हैं। पहली तो क्रस्ट है, क्रस्ट के नाम से जिसको आप जानते हैं भूप्रपट्टी इसको कहा जाता है। दूसरी है आपकी मेंटल, है ना, मेटल इसको कहा जाता है। और तीसरी जो है इसका नाम है कोर, है ना, कोर। तो ये 3 परत बेसिकली है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, 3 अलग अलग परतें हैं। पहली एक क्रस्ट, दूसरी मेटल और तीसरी एक कोर। तो आप याद रखिएगा एक से बढ़ के एक है सभी। क्रस्ट की अगर अपन बात करें तो ये जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा होता है ना। महासागरीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई होती है लगभग 5 किलोमीटर होती है, जबकि जो महाद्वीपीय है इसकी करीबन 30 किलोमीटर के समथिंग इसकी जो है मोटाई होती है। मेटल जो है ये भूप्रपट्टी है, इसके नीचे वाला पार्ट होता है ना। तो भूप्रपट्टी से परे आंतरिक भाग होता है, इसकी मोटाई करीबन 2900 किलोमीटर होती है। और नेक्स्ट जो मेटल है इसके नीचे वाला जो हिस्सा आता है इसको कोर कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। कोर मेटल की सीमा, है ना, जो है इससे 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तो बाहरी कोर जो है तरल अवस्था में होता है, जबकि जो आंतरिक कोर होता है ये फिर ठोस अवस्था में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रशांत महासागर के संदर्भ में इनमें से जो कथन सही नहीं है ये पहले वाला है, प्रशांत महासागर का आकार जो है पूर्णतः अंडाकार है, ये सही नहीं है। बाकी ये सही है, एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर दक्षिण अमेरिका से घिरे हुए सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मारियाना करते हैं प्रशांत महासागर में, ये सही है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये भी सही है ना। पहला वाला सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो उद्गम है राजस्थान से में है। तो राजस्थान में इनमें से जो नदी उद्गमित होती है इसका नाम बनास नदी है ना। माही नदी मध्य प्रदेश के धार में होती है, MP आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये भी MP में और ये भी MP में, तीनों नदियाँ MP में ये बेसिकली उद्गम इनका होता है। ये बनास नदी है जो कि राजस्थान में उद्गमित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इनमें से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है। माही, नर्मदा, तापी, तीनों नहीं है तो एक ही बचेगा आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, महानदी बेसिन का जो विस्तार है किस राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन का जो विस्तार है ये कहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन 3 राज्यों में है। एक आपका कर्नाटक बचा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा कर्नाटक। महानदी बेसिन का जो विस्तार है कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी जो बेसिन है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा इन राज्यों में, और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का आता है तक यहाँ पर फैली हुई है। ये जो नदी है ये छत्तीसगढ़ के पास एक सिवाही स्थान है, वहाँ से निकलती है महानदी, है ना। गंगा नदी भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है। तो सिवना नदी जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, महानदी की सिवना नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर किस नदी के, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण, श्रीनगर जेवल्स के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर के आभूषण के नाम से जो झील जानी जाती है इसका नाम है डल झील,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो शिखर है इसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी जो वन है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है टेगा। टेगा इनको कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारत में ताड़, नारियल और केवड़ा इसके अलावा इंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? बेसिकली ये तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है ना, IUCN इसके अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो इसके अनुसार IUCN के द्वारा एक जो दुर्लभ प्रजाति है इसका नाम है एशियाई भैंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा गाइज इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हमने कवर करवाए, आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चली होंगी और जो क्वेश्चंस कवर करवाए थे ये भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है आपके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कालबेलिया जो नृत्य शैली है किस राज्य से संबंधित है? और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और आपका उड़ीसा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे हमने पूछा है। तो आप जाइए जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। और इस वीडियो में आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो गए आई थिंक, तो आपने 50 में से कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्लियर है गाइज? ये जो स्पेशल ऑफर चल रहा है इसके तहत आपको अभी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं तो काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगी। SSC DD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, काफ़ी कम आपकी एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ से आप काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 79 में इतना ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। और ये RPF कांस्टेबल के लिए भी सिर्फ 79 की आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। इसमें भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। ये हमारी NTPC के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 79 में। और ये हमारी जीव विज्ञान के लिए स्पेशल ई बुक है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर चेकआउट करिएगा सिर्फ 25 रुपीज़ में। और इन वीडियोस की PDF अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF मिल पाए तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।